स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम और लोकतंत्र जिंदाबाद में आज उन बड़ी खबरों पर रहेगा हमारा फोकस जो लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है। लोकसभा चुनावों में कभी एक दूसरे के साथ रही एसपी बीएसपी ने लगता है एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी बुआ और बबुआ। और बबुआ को बुआ पसंद तो है, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से कुछ दूरियां भी हैं, यानी साथ है भी और नहीं भी। दोनों ने ये घोषणा कर दी है कि वो विधानसभा उपचुनाव अकेले अकेले लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी खबर यह है कि बिहार में महागठबंधन में कुछ और लोग जुड़ सकते हैं। नीतीश और महागठबंधन के बीच सियासी खिचड़ी पकती नजर आ रही। जी हाँ, बीजेपी से नाराज दिख रहे नीतीश अब महागठबंधन के नेताओं से पींगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा का क्यों जागा पाक प्रेम, उसका भी तफ्तीश उस पर भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ और बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी में रार बढ़ गई है और मायावती इस पर बोली हैं कि यादवों ने भीतरघात कर दिया है और वो अकेले उपचुनाव लड़ेंगी। और अखिलेश का पलटवार इस पर आया है। उन्होंने कहा है हम भी तैयार हैं, हम ही अकेला लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, और उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। पेशी के लिए 14वीं बार वो पहुंचे हैं ईडी के ऑफिस। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संभाल लिया अपना महकमा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उन्हें एक बार फिर मिला है। और वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी क्योंकि संभाल रहे हैं, उन्होंने आज उस पर भी जाकर चार्ज लिया। उधर केरल में नीपा वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दी है। 23 साल के छात्र की रिपोर्ट में नीपा वायरस की पुष्टि हुई है। दिल्ली से 6 अधिकारियों का दल केरल रवाना कर दिया गया है। और वायुसेना के लापता विमान AN-32 की तलाश तेज हो गई है। ऑपरेशन सर्च में लगे C-130J, सुखोई 30 और MI-17 लगातार अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। असम के जोरहट से लापता हुआ था यह विमान। उत्तर प्रदेश में गतिविधियां लगातार फिर से तेज हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद देश में जोड़तोड़ की सियासत एक बार फिर से दूसरे तरीके के ग्रुप्स में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, देश के 2 बड़े जो दल हैं उनको लेकर ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। किसके साथ है, कौन किसके साथ है, इसको लेकर अभी भी सियासत अभी शुरू हुई है गर्म होना। यूपी में मायावती ने अखिलेश से अलग होने का ऐलान कर दिया, तो बिहार में नीतीश कुमार किधर जाएंगे, इसको लेकर कयासों का बाजार फुल टू गर्म है। एसपी बीएसपी गठबंधन जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वैसे भी प्रेडिक्शन ये दे रही थी अपने कैंपेन के समय। नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि आप देखिएगा लोकसभा चुनाव खत्म होते ही इस दोस्ती का क्या होता है। बुआ बबुआ एक दूसरे के भजन जो गा रहे हैं बहुत जल्द एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आएंगे। और ये दिखाई भी दे रहा है कि हाथी को साइकिल और साइकिल को हाथी। लेकिन पहले हाथी ने ऐलान किया, पहले बीएसपी ने ऐलान किया। मनीष अवस्थी हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। मनीष, मायावती ने फायदा भी उठा लिया, ज्यादा सीटें भी ले ली। पिछली बार 0 आए थे, इस बार नंबर भी उनको सबसे ज्यादा आए। और वो कह रही है कि एसपी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए और एसपी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जी हाँ, उधर यूपी में मायावती अखिलेश अलग हो गए हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हार का ठीकरा सपा पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावों में सपा ने भीतरघात किया है। उन्होंने कहा कि इस भीतरघात की वजह से ही चुनावों में हमें हार मिली है। उपचुनावों में गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसपी उपचुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि उन्होंने अखिलेश को कुछ राहत देते हुए यह कहा कि अगर अखिलेश अपने लोगों को मिशनरी बना पाएंगे तो जरूर गठबंधन आगे भी बढ़ सकता है। वहीं अखिलेश ने कहा कि वो गठबंधन पर सोच समझकर बोलेंगे। मनीष, अब ये जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ, अनुशासित व कैडर आधारित पार्टी है और उसी के तहत सपा से गठबंधन करके, उसी मानसिकता के तहत चलकर सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके संबंध में सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके
अकेले लड़ेगी उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन सवाल ये राजनीतिक नहीं है। जी, तो ये अब देखिए कितना ऑब्वियस था ये, और शायद इसी वजह से लोगों ने इस महागठबंधन पर एतबार नहीं जताया और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले 2014 के मुकाबले नुकसान में तो रही, लेकिन फिर भी उतने नुकसान में नहीं जितना लोग अंदाजा लगा रहे थे। महागठबंधन को बहुत वेहमेंट फोर्स समझा जा रहा था, ये लोगों को पहले ही समझ में आ गया था। मनीष, लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की गुंजाइश भी दिख रही थी और लोगों को समझ भी आ गया था। गिले शिकवे मिटाकर ये लोग एक साथ आए थे, दिनेश पहले, और उसके बाद आप देखिए अकेले हम अकेले तुम आप बात कर रहे हैं, क्योंकि नतीजों ने सोचने पर ये मजबूर किया, मुझे ऐसा लगता है। और उसके साथ साथ समाजवादियों में अगर बदलाव ना हुआ तो मायावती अकेले जाने की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ जरूर थे, लेकिन गुड़ खाए गुलगुले से परहेज इस पूरे तस्वीर में यही दिखाई देता है। दो बात हमको समझाइए कि फायदा तो मायावती ले गई, उसके बाद गिला भी उन्हीं को है। देखिए, ऐसा है कि मायावती जो सोच रही थी, मायावती के मन में जो लड्डू फूट रहे थे कि ये महागठबंधन में उनको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी, और सीटें मिलने के बाद हो सकता है अगर तस्वीर ऐसी बनती है देश में कि जहां पर प्रधानमंत्री पद का चुनाव करना पड़े तो उसमें शायद मायावती रेस में आगे हो। लेकिन महागठबंधन जिस तरह से यूपी में एक सुपर फ्लॉप के रूप में साबित हुआ है, उससे मायावती को यह लगता है कि जो गठबंधन समाजवादी के साथ हुआ था, यादवों ने पूरे तौर पर काम नहीं किया, और यही वजह है कि जो बीएसपी को सीटों का आकलन या सपना मन में सजोए वो आगे बढ़ रही थी, वो पूरा होता नहीं दिखाई दिया। ठीक है, शून्य से कुछ सीटें झोली में आ गई तो उसमें खुश होने की बात तो है ही है कि भाई जिस सदन में आप 5 साल नदारत थे, अब वहां कम से कम आपकी आवाज तो दिखाई देगी, लेकिन सुनाई देगी। लेकिन इसके साथ साथ निशा, आप ये देखिए कि मायावती अब ये मान चुकी हैं कि इस गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। मनीष, मेरा इस पे एक छोटा सा सवाल है मेरा, और मुझे लगता है व्यूअर्स भी ये सोच रहे होंगे कि इतना ऑब्वियस, इतना प्रिडिक्टेबल क्यों हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? सब पहले से कह रहे थे कि ऐसे ही करने वाले हैं और वही वो कर रहे हैं। इजंट इट एम्बैरेसिंग फॉर देम? मेरे ख्याल से राजनीति में क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, इस पे ज्यादा सोच नहीं होती। लक्ष्य ये होता है कि किसको बिल्ली के भाग से छीका कैसे टूट जाए और कौन ज्यादा लाभ ले जाए। हालांकि कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, इस पे मुझे नहीं लगता। 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई और 2 उनके सहयोगी को चली गई, कुल मिला के एनडीए को 64 चली गई। वो यूं ही नहीं चली गई, लोग इस प्रिडिक्टेबिलिटी की ही बात शायद उनके जहन में थी कि ये साथ नहीं चल पाएंगे, ये ऐसा घालमेल है, ये मेल जोल नहीं है, लिहाजा उन्होंने, और ये पॉलिटिकल पार्टी ने दिखा भी दिया। और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत भी गर्म हो रही है। जी हां, कल जीतन राम मांझी की इफ्तार दावत में नीतीश कुमार के पहुंचने के बाद आरजेडी नेताओं ने सुर बदल गए हैं उनके। जो कल तक ये कह रहे थे कि महागठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं, वो अब कहने लगे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए नीतीश का साथ मिले तो अच्छी बात होगी। और इधर केंद्र में मंत्री पद न लेकर और राज्य में जेडीयू के 8 मंत्रियों को जगह देकर नीतीश कुमार ने भी बीजेपी से नाराजगी के संकेत दे दिए हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में नए मोड़ के संकेत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मनीष, अब इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लें। मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से वो उम्मीद कर रहे थे कि अटल आडवाणी जी वाली भाजपा होगी, उनको झटका लगा, कई झटके और लगेंगे, तो उधर उन्होंने सांकेतिक हिस्सेदारी की बात की। तो आज नीतीश जी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके संकेत दे दिया। तो ये सांकेतिक हिस्सेदारी बनाम नीतीश जी की ओर से एक संकेत, इसके रूप में देखा जाना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार में वो शामिल नहीं हुए, जदयू शामिल नहीं हुआ, उससे एक बात तो सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी चाहते थे कि उनकी संख्या, उनकी पार्टी की जो संसदों की जो संख्या है, जो जीत कर आए हैं 16 लोकसभा में, 6 राज्यसभा में, तो उसके अनुपात में उनको केंद्र सरकार में जगह मिलनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात राजनीति में जो समझी जाती है वो क्रेडिबिलिटी समझी जाती है, मनीष, और ये क्रेडिबिलिटी का संकट ये पार्टियां खुद क्यों खड़ा कर रही हैं, जबकि ये जान रही हैं कि इनके नीचे से जमीन खिसक रही है। उधर आप ममता को देख लें, वो ऐसे मुद्दे पर चिढ़ के दिखा रही हैं जिससे उनको नुकसान ही होने वाला है। इधर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार अब उधर गठबंधन से कुर्बत बढ़ा रहे हैं, जीतन राम मांझी से मिल रहे हैं, जिनको एक समय कुर्सी पे बिठाया था वो कुर्सी से उतरने को ही तैयार नहीं हुए थे। फिर ये क्यों एक समय मौसमी रूठना मनाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज करके अपनी क्रेडिबिलिटी क्यों खो रही हैं?
देखिए, आमतौर पे आम जनता भी जानती है, दिनेश आपने भी देखा, सुना, समझा, राजनीति को आप भी देखते कवर करते रहे हैं। जनता ये जानती है कि सियासत वाले ये कभी किसी के नहीं होने वाले। ये घटनाक्रम शुरू हुआ 30 मई को, जब शपथ समारोह था। नीतीश कुमार यहां पर मौजूद थे और जब उन्होंने ये कहा कि सांकेतिक तौर पर हम कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं लेना चाहते जिससे हमको कोई अटपटा सा लगे, क्योंकि 16 सांसद लेके पहुंचे। अब जहां तक बिहार की राजनीति और सियासत में जो मुझे दिखाई देता है दिनेश और मीशा, वो ये कि उत्तर प्रदेश वहां पर रेप्लिकेट होता दिख रहा है। कितने दिन चलेगा स्थायी मुझे लगता नहीं, लेकिन हां इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव के पहले कुछ खिचड़ी जरूर पकेगी। खिचड़ी के 4 यार, घी पापड़ दही अचार। घी पापड़ दही अचार, वो भी खिचड़ी में। आप सोच लीजिए कि इस खिचड़ी की कितनी बड़ी महा खिचड़ी बन रही है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उस पर कुछ और अहम खबरें और विश्लेषण। लोकतंत्र जिंदाबाद। अगली खबर यह है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर पर फिर से विवादित बयान दिया है। जी हां, मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर समस्या में पाकिस्तान एक पक्ष है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पाकिस्तान को शामिल करना चाहिए। और वहीं मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जल्द हल निकालने के लिए बर्बरता का सहारा लेने का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर की समस्या एक राजनीतिक परेशानी है और इसका समाधान करने के लिए पाकिस्तान समेत कई पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। महबूबा के दिल में फिर से पाकिस्तान परस्ती जागी है। देखिए, नए गृह मंत्री के कार्यभार ग्रहण करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान की वर्तमान व्यवस्था कश्मीर को एक सुरक्षा का मामला समस्या मानती है, जबकि ये राजनीतिक समस्या है। तो ये अपना अपना नजरिया है, लेकिन ये अपनी बात सही है कि इसकी समस्या का समाधान करने के लिए वो एक संवेदनशील प्रांत है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ नापाक हरकतें बराबर होती रहती हैं, इसलिए वहां पर शांति बहाल करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य ठीक करनी चाहिए। देश के लोगों को देश के संविधान पर भरोसा है और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। कश्मीर पर पाकिस्तान की चर्चा करना ये बहुत निकट है देशद्रोह को अपने पास लाना। कश्मीर में के ऊपर और ये कहना कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद एक ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की संभावना है। हमें विश्वास है अपने नेतृत्व पर, देश के लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, देश के लोगों को विश्वास है अमित शाह जी पर। और कश्मीर के ऊपर जो भी सरकार निर्णय लेगी, हम सब देश की जनता उनके साथ हैं। जितना कश्मीर कश्मीरियों के लिए है, उतना कश्मीर हर भारतीय के लिए है। अब सवाल यह है कि इस तरीके की बातों के बाद ये मामला अब किस तरफ जा रहा है। महबूबा मुफ्ती के लिए तो एजेंडा क्लियर है, वो यही कहेंगी। उन्होंने ये कहा है कि ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके अगर आप क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो आप इसको भूल जाइए। 1947 से ही आप इसको सिक्योरिटी प्रॉब्लम के तौर पर देखते रहे हैं, जबकि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना होगा। मनीष, दिनेश, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में जो कश्मीर को लेकर बात कही गई है और अमित शाह के गृह मंत्रालय गृह प्रवेश के बाद ही सीधे कश्मीर के राज्यपाल से उनकी मुलाकात, ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि महबूबा सक पकाई हुई हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए प्राथमिकता कश्मीर है और कश्मीर को लेकर ही बीजेपी ने कई वायदे किए हैं, बातें की हैं। 370 और 35A को लेकर बात है, तो ये साफ तौर पे बताता है कि कहीं न कहीं कश्मीर को लेकर बीजेपी कोई कड़ा फैसला, कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। और ये जो आप समझे कि अंदर से एक जो दहशत है, वो दहशत इसी बात की है। लेकिन हाँ, एक चीज है, उनका पाकिस्तान को इसमें शामिल करना, ये कहीं न कहीं बताता है कि झुकाव, रुझान और कहीं न कहीं प्रेम पाकिस्तान के प्रति महबूबा और कश्मीर के कई बड़े आला नेताओं का दिखाई देता है। ये किस तरीके के लीडर हैं मिशा, जो कि पहले ये कहते, अभी उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना होगा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप 370 को हटाने की बात करते हैं तो फिर देश का संविधान कम से कम यहां पर लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में। ये किस तरह के लीडर्स हैं और ये असल में कश्मीर को लेकर क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर भारत सरकार के जरिए जो जो सुविधाएं, सलाहियतें उनको मिल सकती हैं, वो सब चाहिए,
लेकिन वहां के ये चंद लीडर्स, जब कभी ऐसी बात आती है स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स में उनको पाकिस्तान भी नजर आता है। तो कहीं ना कहीं दिनेश इसमें ये समझ में आ रहा है कि वो बस अपनी जो वोटर प्लीजिंग उनकी टेंडेंसी है उसी को दिखा रहे हैं बार बार। उनका मकसद किसी और से नहीं है, उनको किसी हिंदुस्तान से सरोकार नहीं है, किसी इन टोटलिटी एज अ होल इंडिया को वो देख ही नहीं रहे हैं। उनका फोकस इसमें एक और बड़ी बात है सिर्फ अपना कि वो आंखें तरेर के ये कहते हैं कि एक अलग देश का निर्माण हो जाएगा। गौतम गंभीर को ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया था महबूबा मुफ्ती ने, और तब से वो चर्चा में आ गए थे। गौतम गंभीर ने एक बार फिर से कहा है कि अगर ऑपरेशन से भी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है तो फिर ऐसा होना चाहिए। दिनेश, इनके नाम में मुफ्ती है, माले मुफ्त दिले बेरहम भारत इनको दिखाई देता है। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम और बंगाल जिंदाबाद के जो नारे हैं उन पर सियासत खूब चल रही है। इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया है कि टीएमसी समर्थक ममता बनर्जी जिंदाबाद का मैसेज भेज रहे हैं। इससे पहले कल फेसबुक और ट्विटर पर ममता बनर्जी ने जय हिंद और जय बांग्ला लिखा था। जो बीजेपी और टीएमसी के बीच की तनातनी है वो अभी चल रही है। अभी भी जब जहां पर मुख्यमंत्री जाती हैं तो बीजेपी के लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। और मेरा ये मानना है कि, और ममता जी सही कह रही हैं कि धर्म को, धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने हमेशा अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। जय श्री राम से कोई इनको बहुत लगाव है या श्रद्धा है, ऐसी बात नहीं है। वो सही मानों में उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, और यही बात ममता जी ने समझाने की कोशिश की है, ये बताने का प्रयास किया है। दिनेश, ये पश्चिम बंगाल की सियासत जो है वो किस तरह के टिमिड और लेवल पर स्टूप करती जा रही है, अपने आप में शर्मनाक लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हटके एक दूसरे पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिए हैं, और इस तरह का बचकाना व्यवहार कि अब एसएमएस के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे को तंग करने की बातें। ये वो बचपन में नहीं होता था दिनेश, आपको याद होगा कि अगर तूने मेरी एक चीज फाड़ी तो मैं तेरी दो फाड़ दूंगी। और पूरे चुनाव प्रचार प्रसार में निशा आप देखी होंगी कि बंगाल में किस तरह से हिंसा हुई, और उसके बाद अमर्यादित भाषा और उसके साथ साथ स्तर जो गिरा, कैची जैसी चलती जुबान ने कई बार बंगाल को तार तार किया, वहां की अस्मिता को तार तार किया, और इतना ही नहीं तो भगवान राम भी घसीटे गए। बिल्कुल, और ममता बनर्जी को ये भी समझना चाहिए कि इन्हीं वजहों से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में आ चुकी हैं, और आगे अभी असेंबली इलेक्शंस भी हैं। बहरहाल लोकतंत्र जिंदाबाद में आज हमारे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।